हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2022 के लिए हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन है, हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चिड़िया। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, ठीक है। तो हमको बताना है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में चिड़िया का बहुवचन कौन सा सही है। तो पहला है ए है चिड़िया, बी है चिड़ियों, यहाँ पे गलत टाइप है, चिड़ियों है। फिर सी है चिड़ियों, फिर डी है चिड़िए। तो कौन सा बहुवचन सही होगा इसमें चिड़िया का? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भाषिक तत्व मुख्यतः कौन कौन से हैं, ठीक है। भाषिक तत्व मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है वर्ण, वाक्य, ध्वनि। बी है ध्वनि, शब्द, वर्ण। सी है ध्वनि, शब्द, वाक्य। और डी है वर्ण, विचार और ध्वनि, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भाषिक तत्व कौन से हैं? भाषिक तत्व मुख्यतः 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो वो होता है ध्वनि, शब्द, वाक्य, ठीक है। जो ध्वनि होता है, ध्वनि के पूर्ण संयोजन से क्या होता है? शब्द। ध्वनि के पूर्ण संयोजन से शब्द बनता है और शब्दों के पूर्ण संयोजन से क्या होता है? वाक्य बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ए है अनुस्वर, दूसरा है अयोगवा, तीसरा है अंतस्थ और चौथा है अकारांत, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम अकारांत कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, ठीक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन इन चारों विकल्पों में से कौन सही होगा वो हमको बताना है। तो ए है ग, घ, बी है ज, झ, सी है ड, ढ और डी है प, फ, ठीक है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा? तो हमारा होगा मूर्धन्य व्यंजन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। हमको बताना है कि यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो नेपोलियन क्या है? नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो नेपोलियन क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समवर्ग में आता है, ठीक है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समवर्ग में आता है? तो हमारा ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है क्रिया, ठीक है। तो बुद्धिहीन किस व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो किस में आएगा ये? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये विशेषण संवर्ग में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, ठीक है। हमको बताना है कि इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो हमारा ए है दिनकर, बी है दिवाकर, सी है प्रभाकर और डी है सूरज।
ठीक है। तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है हमारा? तद्भव है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है उक्त शब्द का विलोम। ठीक है, हमको बताना है कि उक्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अनुक्त, बी है उपयुक्त, सी है अनुपयुक्त और डी है उपर्युक्त। तो उक्त का विलोम क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उक्त का विलोम होगा हमारा अनुयुक्त, अनुक्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? ठीक है, हमको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? तो हमारा ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण और ऑप्शन डी है परिमाणबोधक विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा है? इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्रश्न प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। ठीक है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। इस वाक्य, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। तो हमारा ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है उपमा और ऑप्शन डी है रूपक। तो कौन सा इसमें अलंकार होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि देवता का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है निर्जर, ऑप्शन बी है त्रिदश, ऑप्शन सी है किंकर और ऑप्शन डी है गिरगावाण। ठीक है, तो देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा इसमें? तो इसमें होगा किंकर, हमारा देवता का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वाक्यांश का एक शब्द बताइए यहाँ। ठीक है, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है निर्मम, ऑप्शन बी है निर्दय, ऑप्शन सी है निर्भय और ऑप्शन डी है निहृदय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम निर्मम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निर्वेद स्थायी भाव है। ठीक है, निर्वेद स्थायी भाव किस रस का स्थायी भाव है उसको हमको बताना है। तो ए है रौद्र रस का, बी है शांत रस का, सी है करुण रस का और डी है भयानक रस का। ठीक है, निर्वेद स्थायी भाव किस रस का है? आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट करिए। तो ये होगा हमारा शांत रस का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? ठीक है, हमको बताना है कि तद्भव तत्सम का जो कौन सा एक युग्म है जो गलत है। तो ऑप्शन ए है हल्दी और हरिद्र, ऑप्शन बी है अफीम अहिफेम, ऑप्शन सी है अदरक आदरक और ऑप्शन डी है सेठ श्रेष्ठ। ठीक है, तो हरी का होता है हल्दी का हरिद्र सही होता है, अफीम का अहिफेम सही है, अदरक का आर्दक सही है और ये हमारा सेठ का श्रेष्ठ ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है,
तो हमको बताना है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए, ठीक है, बिना पलक गिराए। ठीक है, बिना पलक गिराए को हम क्या कहते हैं, उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है निर्निमेष, ऑप्शन बी है निर्निमेष और ऑप्शन सी है निर्निमेष, ठीक है, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बिना पलक गिराए को हम कहते हैं निर्निमेष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, ठीक है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है घर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। हमको बताना है कि चारों में से घर का पर्यायवाची कौन सा है। तो ऑप्शन ए है उरग, ऑप्शन बी है अनल, ऑप्शन सी है आलय और ऑप्शन डी है वात। तो घर का पर्यायवाची क्या है? तो घर का पर्यायवाची होगा हमारा आलय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि इन चारों में से ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है तेली और ऑप्शन बी है चमेली, ऑप्शन सी है माली और ऑप्शन डी है अलबेली। तो किसमें ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक, ठीक है, यहाँ पे भरना है डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिशा, दूसरा है मार्ग, तीसरा है पुष्टि और चौथा है दृढ़ता। तो सबसे उपयुक्त वाक्य कौन सा होगा जो यहाँ पे भरा जाएगा? तो वो होगा विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक पुष्टि देना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। क्या होता है? पुष्टि। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, पुष्टि, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्रत्यय रहित शब्द बताइए, ठीक है। हमको बताना है कि किस में प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में। तो हमारा पहला ऑप्शन है मर्मज्ञ, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है कृपालु और ऑप्शन डी है अनुवाद, ठीक है। तो किसमें प्रत्यय रहित है? कौन सा शब्द है जो प्रत्यय रहित है? तो वो है हमारा अनुवाद, ठीक है। अनुवाद हमारा प्रत्यय रहित है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। हमको बताना है कि इन चारों में वाक्य कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है यह रुमाल अच्छी है, ऑप्शन बी है उसकी
दही खट्टी है। ऑप्शन सी है कई हाथियाँ जा रही हैं। और ऑप्शन डी है उसका मकान बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, उसका मकान बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। ठीक है, वे वे हिंदुस्तान एकेडमी के अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित है और हमको बताना है कि इसका शुद्ध रूप बताना है कि अधिवेशन का शुद्ध रूप क्या होता है, वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अधिवेशन, ऑप्शन बी है अधिवेशन और ऑप्शन सी है अधिवेशन। इसमें बड़ा सा है, इसमें षटकोण सा है। और फिर ऑप्शन डी है अधिवेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये दोनों अधिवेशन, इसमें आधा सा होगा, यहाँ पे गलत हो गया है। तो वर्तनीय रूप से अधिवेशन कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो उसको लिखा जाता है अधिवेशन। ठीक है, ये तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। ऑप्शन बी है मौज करना। ऑप्शन सी है फुर्सत में बंसी बजाना और ऑप्शन डी है बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी मौज करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। ठीक है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाले लोकोक्ति है। ठीक है, तो हमको इसको बताना है कि भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन ए है अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन बी है थोथा चना बाजे घना। ऑप्शन सी है कबहू निरामिष होय न कागा। ऑप्शन डी है ओछे की प्रीत बालू की भीत। ठीक है, तो तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तो इस लोकोक्ति का जो भाव है वो कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी ओछे की प्रीत बालू की भीत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताना है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है तैयार होना। ऑप्शन बी है कमर से बीमारी। ऑप्शन सी है जोश में आना और ऑप्शन डी है की ज़रूरत। ठीक है, तो कौन सा होगा कमर कसना का? तो कमर कसना का होगा हमारा तैयार होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है उपकुल में कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि उपकुल में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो उपकुल में कौन सा समास होगा? तो उपकुल में होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, हमको बताना है कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है अभ्य, ऑप्शन सी है अभी और ऑप्शन डी है अभ्या। तो उपसर्ग अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर हमारा सी अभी। ठीक है, अभी क्या है? हमारा उपसर्ग लगा है अभी धन आगत होता है, यानी अभ्यागत। चलिए अगला देखते हैं हम।
अगला है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, हमको बताना है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए है कदंत, ऑप्शन बी है तदधित, और ऑप्शन सी है स्त्री, और ऑप्शन डी है प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो हमको बताना है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा तदधित, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अजात शत्रु में कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय, और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। तो कौन सा अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, हमको शुद्ध वाक्य खोजना है कि कौन शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, ऑप्शन सी है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, और ऑप्शन डी है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से शुद्ध कौन सा हुआ? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, हमको बताना है कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है यण संधि, और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा हमारा महोत्सव में गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव का होगा महाधन उत्सव। ठीक है, ये होता है महोत्सव का संधि विच्छेद। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, हमको बताना है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो हमारा ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है अत, ऑप्शन सी है अति, और ऑप्शन डी है अत्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है अति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि सतर्कता का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सार्थकता, ऑप्शन बी है उचित, ऑप्शन सी है समझदारी, और ऑप्शन डी है मुस्तैदी। तो सतर्कता का समानार्थी शब्द कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मुस्तैदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है मैंने सामान वहीं रखा था, ऑप्शन बी है मैं सामान वहीं रखा था, ऑप्शन सी है मैंने वहीं सामान रखा था, और ऑप्शन डी है मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमको बताना है इसमें कि संदिग्ध भूतकाल किस में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसमें हमारा संदिग्ध भूतकाल है, मैंने वहीं सामान रखा होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है हमको बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है श्लेष,
और ऑप्शन डी है विभवान, विभाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अनुभाव के दो भेद होते हैं। ठीक है, अनुभाव के दो भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कायिक और वाचिक, ऑप्शन बी है सात्विक और वाचिक, और ऑप्शन सी है कायिक और सात्विक, और ऑप्शन डी है सात्विक और मानसिक। तो अनुभाव के दो भेद कौन कौन से होंगे? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कायिक और सात्विक। अनुभाव के दो भेद हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। ठीक है, हमको बताना है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है सोरठा, ऑप्शन सी है रोला, और ऑप्शन डी है चौपाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद को हम क्या बोलते हैं? हम उसको चौपाई होता है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उल्लाता मात्रिक छंद है, उल्लाला वार्णिक छंद है, ऑप्शन सी है उल्लाला संगीतात्मक छंद है, और ऑप्शन डी है उल्लाला कोई छंद नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा कि उल्लाला मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। सचित शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, हमको बताना है कि सचित शब्द में कौन सी संधि है। तो हमारा ऑप्शन ए है वृद्धि, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है यण, और ऑप्शन डी है व्यंजन। ठीक है, तो सचित शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, हमको बताना है कि किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए है लिखाई, ऑप्शन बी है हानिकारक, ऑप्शन सी है उपकार, और ऑप्शन डी है अपनापन। ठीक है, तो किस में उपसर्ग लगा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, उपकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, तो हमको बताना है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए आदमी, ऑप्शन बी है सीमाएं टूटी हैं, ऑप्शन सी है विश्रामपुर का संत, और ऑप्शन डी है अज्ञातवास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा किसके लिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, विश्रामपुर का संत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित करें। ठीक है, हमको बताना है कि इन चारों में मोर का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है केकी, ऑप्शन बी है कीस, ऑप्शन सी है सिखी, और ऑप्शन डी है शिखंडी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी कीस। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कवि धूमिल का पूरा नाम था। ठीक है, हमको बताना है कि कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है गोरख पांडे, ऑप्शन बी है सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी है सुदामा पांडे,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। शुद्ध वर्तनीय का चयन करें। ठीक है, हमको इस चारों में से शुद्ध वर्तनीय कौन सा शुद्ध है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है बर्तन, ऑप्शन बी है बर्तन, ऑप्शन सी है बर्तन और ऑप्शन डी है वर्तन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बर्तन। चलिए अगला देखते हैं हम। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है इधर उधर करना, ऑप्शन बी है मना करना, ऑप्शन सी है बुराई करना और ऑप्शन डी है टाल मटोल करना। तो आनाकानी करना का क्या होगा? तो आनाकानी करने का होगा हमारा टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल, कौन सा काल है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा काल है। तो ऑप्शन ए है संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन बी है हेतु हेतु मत भविष्य काल, ऑप्शन सी है सामान्य भविष्य काल और ऑप्शन डी है भूतकाल। तो वह आए तो मैं जाऊं इसमें कौन सा है? तो इसमें है हेतु हेतु मत भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ठीक है, हमको बताना है कि हिंदी भाषा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है सौर सैनी से, सौर सैनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी है अपभ्रंश, ऑप्शन सी है पश्चिमी प्राकृत और ऑप्शन डी है प्राकृत। तो हिंदी भाषा का संबंध किसका है? तो इससे है हमारा सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो ऑप्शन ए है संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन बी है हिंदी उर्दू मिश्रित और ऑप्शन सी है दक्षिणी हिंदी और ऑप्शन डी है ब्रज अवधि का मिश्रण रूप। ठीक है, तो हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये हिंदी और उर्दू का मिश्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, हमको बताना है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए है राम वृक्ष के नीचे, ऑप्शन बी है बावरा अहेरी, ऑप्शन सी है कितनी नावों में कितनी बार और ऑप्शन डी है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कितनी नाव में कितनी बार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया और आप लोग भी इसको सॉल्व करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना सही हो रहा है।